ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनना। आज से हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो कि हमारे लॉ के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या नाम है चैप्टर का? इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये क्या चैप्टर है बेटा? सुनो सर, ये चैप्टर ये बोलता है, ये जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स का और इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, सर ये चैप्टर है कि भाई कानून की व्याख्या कैसे करें, लॉ का मीनिंग कैसे समझें। सर डीड्स एंड डॉक्यूमेंट बोल के अभी हम बात ही नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या करना, समझना, स्टैट्यूट माने लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। आज हमारे देश में कोई लॉ बना, आज हमारे देश में कोई लॉ बना, हर लॉ को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है, हर लॉ को बनाने के पीछे एक पर्पस होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर लॉ को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है, हर लॉ को बनाने के पीछे एक पर्पस होता है। तो आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। बेटा एक्चुअली जब लॉ लिखा जाता है तो कई बार लॉ की लैंग्वेज एम्बिग्युअस होती है, वेग होती है। लॉ को पढ़ के सेम सेंटेंस के 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट मीनिंग निकालना पॉसिबल होता है। तो आज अगर एक ही सेंटेंस को पढ़ के उसके 2 या 3 डिफरेंट मीनिंग आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, अगर एक ही सेंटेंस को पढ़ के उसके 2 या 3 डिफरेंट मीनिंग आ रहे हैं तो उनमें से कौन से मीनिंग को सही माना जाए और कौन से मीनिंग को गलत माना जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, उनमें से कौन से मीनिंग को सही माना जाए और कौन से मीनिंग को गलत माना जाए, दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड इज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज। कि आज एक वर्ड के अगर या एक लॉ के अगर 3 या 4 मीनिंग निकल रहे हैं तो एक लॉ के जो 3 या 4 मीनिंग निकल रहे हैं उनमें से कौन सा मीनिंग ज्यादा सही है, कौन सा मीनिंग ज्यादा एप्रोप्रिएट है, लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था, एक्चुअल में लॉ क्या कहना चाहता था, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आप बचपन में पढ़ते होंगे कविताएं, कवि कहना चाहते हैं, क्यों बोलना पड़ता है कवि कहना चाहते हैं? क्योंकि कवि ने जो लिखा है वो सीधे तरीके से नहीं लिखा। मान लो बहुत अच्छा मौसम हुआ है तो कभी थोड़ी ऐसे लिखता है मौसम बहुत अच्छा है, वो कुछ उसको कहानी बना के, कुछ स्टोरी बना के, कुछ सेंटेंस बना के लिखेगा। फिर जो अपनी हिंदी की टीचर होते थे वो समझाती थी बेटा इसकी व्याख्या ऐसे है। फिर हम क्या करते थे, गाइड आती थी उससे मीनिंग कॉपी कर लेते थे, फिर टीचर वो आंसर काट देती थी, बोले तो तुमने गाइड से कॉपी किया, मैंने भी गाइड पढ़ी, ठीक है, तुझे पता है कैसे तूने गाइड से पढ़ा है, खैर छोड़ो। सो आज जो वो प्रोसेस होता था एक पोयम को समझने का, ठीक है, आज पोयम सीखी जाती थी, उसको जो समझने का प्रोसेस होता था वही प्रोसेस एक्सेप्ट किया है। लॉ मेकर, लेजिस्लेटर बोलते हैं लॉ मेकर को। लेजिस्लेटर अपने आप में कभी अपने पोयम लिख रहा है, वो जब लॉ लिख रहा है तो उसके लिए आर्ट है, बोले ऐसा लॉ लिखूंगा किसी को समझ नहीं है, बाढ़ में जाए, ठीक है, ये टारगेट से लॉ मेकर लॉ लिखा है। तो आज होता क्या है, जब लॉ लिखते हैं तो लॉ की लैंग्वेज कभी कभी एम्बिग्युअस होती है, वेग होती है। एक लॉ को पढ़ के उसके 3 या 4 अलग मीनिंग निकल के आ रहे होते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। और इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए बनाए गए रूल्स। क्या बनाए गए? कौन कौन से रूल्स है? कौन कौन से रूल्स है? कौन कौन से रूल्स है? पहला रूल है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ, पहला रूल क्या है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। पहला रूल क्या है? रूल ऑफ, पहला रूल क्या है? दूसरा रूल है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। क्या है? तीसरा है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ। चौथा है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। चौथा क्या है? ठीक है। पांचवा है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। क्या है? कितने रूल हो गए? 5। छठा रूल है ए जुडिम जेनेरिस। छठा रूल है ए जुडिम जेनेरिस। छठा रूल है ए, ई नहीं है, ए है, ये पढ़ा ए जाएगा, ए जू, एस साइलेंट है, ए जुडिम जेनेरिस, ए जुडिम जेनेरिस। अगला रूल है नॉस्कीटर असोसिस। अगला रूल है नॉस्कीटर असोसिस। अगला रूल क्या है? नॉस्कीटर असोसिस। और लास्ट रूल है कॉन्टेम्पोरेनिया
एक्सपोजिशियो, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। ये है बेटा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कितने हैं टोटल? 8 हो गए। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। ये 5 तो है इंग्लिश के रूल्स और 3 है फिर लैटिन रूल्स। 3 है फिर एजुरियम जेनेरिस, नॉस मीटर एसोसिस और कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। बोलो आया? ये 8 रूल्स हमको लॉ के इंटरप्रिटेशन में पढ़ने हैं। इन रूल के माध्यम से लॉ में जो एम्बिग्यूटी है, लॉ में जो वीकनेस है, लॉ में जो कंफ्यूजन्स है, वो दूर करने में हमें मदद मिलती है। स्टैट्यूट माने क्या? स्टैट्यूट माने एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट ऑर्डर, मतलब जितना कानून है। कानून में सिर्फ एक्ट थोड़ी आते हैं। एक्ट मतलब हम ये फलाना है धमाका है, तो एक्ट हो गए, एक्ट से जुड़े रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, सर्कुलर्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए। ये सब क्या है बेटा? स्टैट्यूट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट माने इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। आज एक लॉ मेकर ने लॉ बनाया, तो लॉ मेकर लॉ बनाते वक्त क्या कहना चाहता था, उसकी दिल की बात क्या थी, उसके दिल में क्या बात छुपी थी, वो समझने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन करना बोल लो, इंटरप्रिटेशन करना बोल लो, समझना बोल लो। निकालो बेटा कॉपी, कॉपी निकाल लो प्लीज। हेडिंग बनाओ। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 interpretation of statutes, deeds and documents. 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 एक पेज छोड़ लेना बेटा, एक पेज सीजी का चार्ट बनाने के लिए। एक पेज छोड़ लेना सीजी का चार्ट बनाने के लिए, सिर्फ एक पेज चाहिए हमको। इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कॉमा डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कॉमा डीड्स कॉमा डॉक्यूमेंट्स। हेडिंग बनाएंगे इसमें। हिमांशु खड़े हो जाओ। हेडिंग बनाएंगे इसमें, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। फर्स्ट लगाएंगे। स्टैट्यूट मीन्स लॉ। स्टैट्यूट मीन्स लॉ, LAW। Statute means law, that is act, ACT act, comma ordinance, ORDINANCE, act को ही बोलते हैं ordinance, comma ordinance, comma rules, comma regulations, rules, comma regulations, comma orders, comma notifications, and circulars. ठीक है। नेक्स्ट में लगाएंगे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लॉ लेजिस्लेशन। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लॉ लेजिस्लेशन is in itself a process. The understanding of any law or legislation is in itself a process. The understanding of any law or legislation is in itself a process. ठीक है, फुल सब लगा के लिखना। Interpretation is the process. Interpretation is the process of ascertaining. Interpretation is the process of ascertaining. ASCERTAINING. Interpretation is the process of ascertaining the true meaning. Interpretation is the process of
understanding the true meaning of the law. Interpretation is the process of understanding the true meaning of the law. Full stop. Next में लगाएंगे. Following rules are used. Following rules are used for interpretation of statute. Following rules are used for interpretation of statutes. Following rules are used for interpretation of statutes. Following rules are used for interpretation of statutes. डैश लगा के लिखना. अब सर पहले शुरुआत से पढ़ो क्या क्या पढ़ा है. मैंने पहला पॉइंट क्या लिखाया? स्टैट्यूट मींस लॉ, दैट इज एक्ट. ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग सर लिखिएगा, देख लो, ORDINANC. रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स. ठीक है. फिर मैंने क्या लिखा? The understanding of legislation is in itself a process. मतलब लॉ को समझना अपने आप में एक प्रोसेस है. और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ. इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लॉ सही मायने में क्या कहना चाहता है ये समझने की कोशिश करी जाती है. बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया. अब लॉ को अंडरस्टैंड करने में क्या काम आते हैं? रूल्स. सारे रूल्स के नाम मैंने आपको बता दिए, बोर्ड पर देख लो. सर इनमें से 6 रूल्स प्राइमरी रूल्स माने गए हैं और 2 रूल्स सेकेंडरी रूल माने गए. नॉन-स्पीटर रिसोर्सेस और इफेक्ट ऑफ यूसेज. इफेक्ट ऑफ यूसेज इंग्लिश नाम है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो का. ठीक है, लेकिन हम लैटिन नाम ही याद रखेंगे, हम इंग्लिश नाम याद नहीं रखेंगे. तो सर इसमें से ये 2 रूल तो प्राइमरी रूल है और बचे हुए 6 क्या हो गए? सेकेंडरी रूल. सॉरी, प्राइमरी रूल और ये 2 सेकेंडरी रूल है. तो लिखेंगे, कॉपी में लिखा रहा हूँ मैं ये चैप्टर. ये तो मैंने सिर्फ बुक से दिखाने के लिए दिखा दिया ताकि आप स्पेलिंग एरर ना करो. आप लोग के साथ स्पेलिंग एरर एक बहुत मेजर इश्यू है. चलिए, तो मैंने क्या लिखाया? ठीक है, इसमें बनाएंगे फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी रूल्स. फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी रूल्स. फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी रूल्स. अंडरलाइन करेंगे प्राइमरी रूल्स में. बोर्ड पे लिखे हुए सारे प्राइमरी रूल्स. कॉपी कर लीजिए, स्पेलिंग एरर मत करिएगा. कोई स्पेलिंग फिर भी ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा. लिख लो बेटा, जल्दी से, टाइम मत लगाओ प्लीज. क्या क्या 6 में बताओ? EJUSDEM. बता दूंगा मैं बात जब पढ़ाऊंगा. अभी बताया था तब शायद आपने सुना नहीं होगा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस बता दूंगा. पढ़ाऊंगा ना. हाँ जी, लिख लिया सबने? हाँ, सेकंड में भी लिख लो. वेट क्या कर रहे हो? सेकंड पॉइंट बना लो, सेकंडरी रूल्स, और वो भी लिख लो. सारे लिखने रूल्स के नाम. तो फिर 1 बाय 1 इनको पढ़ना चालू करते. सेकेंडरी रूल्स. नॉन-स्पीटर रिसोर्सेस या सोर्सेस में ए और सोर्सेस में गैप नहीं है, सिंगल वर्ड है. ASOCIIS. नॉन-स्पीटर रिसोर्सेस दोनों लिख लो. क्या दिक्कत है? गलत थोड़ी.
जल्दी से लिख लो प्लीज। बैठो सभी बच्चे, लिख लिया क्या सबने? चलिए अब सर हम अपना पहला रूल पढ़ना चालू करेंगे। अब सर हम अपना पहला रूल पढ़ना चालू करेंगे। पहले रूल का नाम है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इस रूल का एक लैटिन नेम भी है। इस रूल का भी एक लैटिन नेम है, LITERA, लिट्रे लेजिस, LEGIS। इस रूल का एक लैटिन नेम भी है, लिट्रे लेजिस। तो शायद रख के लिखना मत, मैं सब डिक्टेट कराऊंगा। अब जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप सुन लो। तो सर एक रूल है लिटरल कंस्ट्रक्शन, इसका एक और नाम है लिट्रे लेजिस। ये लैटिन नेम है। लिट्रे लेजिस मींस लिटरल कंस्ट्रक्शन, लेटर ऑफ द लॉ। एकदम एग्जैक्ट पूछना है मेरे से पूछ लो। लेटर ऑफ द लॉ क्या बोलते हैं इसको? लेटर ऑफ द लॉ। एग्जैक्ट मतलब यही। अब ये रूल बोलता है, ये रूल क्या बोलता है? जो है जैसा है वैसा समझ लो। क्या बोलता है ये रूल? जो है जैसा है वैसा समझ लो। इस रूल में अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं होगा। मतलब लॉ में जो है जैसा है वैसा समझ लो। अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करना, अपनी तरफ से कोई डिलीशन नहीं करना, अपनी तरफ से कोई ऑल्टरेशन नहीं करने, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करने। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। दिस इज द फर्स्ट एंड, किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ये बोलता है जो है जैसा है वैसा समझ लो। लॉ में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, कोई ऑल्टरेशन नहीं करने, कोई चेंजेस नहीं करने, कोई एडिशन नहीं करना, कोई डिलीशन नहीं करना। जो है जैसा है वैसा समझ लो। ठीक है सर, ये रूल बोलता है वर्ड का नेचुरल मीनिंग लो। क्या लो? बोले सेंटेंस पढ़ो, तो जो भी सेंटेंस में क्या यूज हो रहे हैं वर्ड, उनका नेचुरल मीनिंग लो, उनका ऑर्डिनरी मीनिंग लो, उनका पॉपुलर मीनिंग लो। आपको उनके टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक वर्ड का नेचुरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग क्या होता है, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है, पॉपुलर मीनिंग क्या होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में काम आए। अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ड है वेजिटेबल, एक वर्ड है वेजिटेबल, इसका ऑर्डिनरी पॉपुलर कॉमन मीनिंग क्या है? सब्जी। सब्जी, आलू, टमाटर, बैंगन, घिया, और तो मेरे को पता नहीं, टिंडा, आलू, प्याज, भिंडी। ठीक है। पान, पान की सब्जी नहीं बनती? मैंने तो पान पत्ता की चाट भी खाई है। हाँ मस्त, तो बहुत बढ़िया बनती है। पान की सब्जी नहीं बनती? बनती है, बनती है। पान कोफ्ता बनता है आजकल, तो मस्त होता है, मस्त। ऐसे पनीर भर के तल के उसमें पनीर की ग्रेवी डाल के क्या क्रेजी बनता है, मैं आपको क्या बताऊं। तो पान, पान है क्या? पान सब्जी नहीं हुई क्या? नहीं हुई सर, नहीं हुई। बनती होगी पान की सब्जी, कोफ्ता भी बनता होगा, चाट भी बनती होगी, लेकिन ऑर्डिनरी पॉपुलर एंड कॉमन टर्म्स में हमने कभी पान को वेजिटेबल नहीं माना। हम पान को एक माउथ फ्रेशनर मानते हैं। अग्रीड हो? तो क्या वेजिटेबल के अंदर पान आ सकता है? वेजिटेबल के अंदर पान नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग नहीं है। अच्छा, आप जू में गए, मेरे को बताना कौन सा एनिमल था ये, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप जू में गए, ठीक है, आपने एक एनिमल देखा, बहुत ही भयानक सा, खतरनाक सा एलिमेंट था, ऑरेंज येलो कलर का था, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की धारियां थी, जोर जोर से धाड़ रहा था। क्या होगा? टाइगर। क्या होगा? टाइगर। पर प्रियांशी बोलती नहीं सर, पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर, गूगल करो, टाइगर का साइंटिफिक नेम होगा पैंथेरा टिग्रिस। कौन बोलता है हमने पैंथेरा टिग्रिस देखा? कौन बोलता है? प्रियांशी बोल सकती है। अच्छा आपको पानी पीना हो,
जरा H2O पिला, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का ला लेकर आ। वेटर भी घबरा जाएगा, बोले क्या हो रहा है दुनिया में। सर समझो, जब आप लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हो तो वर्ड का टेक्निकल मीनिंग नहीं लेना, साइंटिफिक मीनिंग नहीं लेना। टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस इन साइंटिफिक टर्म्स, वाटर इज H2O इन टेक्निकल टर्म्स। बोले आपको वर्ड का टेक्निकल मीनिंग, वर्ड का साइंटिफिक मीनिंग नहीं लेना, जो वर्ड का मीनिंग कॉमन यूसेज में है, आम बोलचाल की भाषा में है, जो नेचुरल मीनिंग है, ऑर्डिनरी मीनिंग है, पॉपुलर मीनिंग है, वो लेना है। बोले आपको अपनी तरफ से लॉ में कुछ ऐड नहीं करना, लॉ में अपनी तरफ से कुछ डिलीट नहीं करना, जो है जैसा है वैसा समझ लो। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सपोज एक लॉ लिखा हुआ है, ये लॉ है, राम इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। अब इसका हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है, जो है जैसा है वैसा समझ लो। बताओ राम का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है? एक पर्सन, राम का ऑर्डिनरी मीनिंग, टाइम का मतलब समय, समय का मतलब टाइम, ईयर का मतलब साल। चलो, राम एक पर्सन है, राम एक पर्सन है, यही मीनिंग। अब ये राम ये थोड़ी समझे श्री रामचंद्र जी अयोध्या वाले, दशरथ के पुत्र, जिनकी पत्नी सीता थी, वो तो नहीं समझे। वो तो एक माइथोलॉजिकल मीनिंग है। ऑर्डिनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग क्या? राम इज अ पर्सन, इज गोइंग। वर्ड का नेचुरल मीनिंग लेना है, वर्ड का पॉपुलर मीनिंग लेना है, वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग लेना है, वर्ड का ग्रामेटिकल मीनिंग लेना है। इज गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जा रहा है, राम जा रहा है टू ऑस्ट्रेलिया। बोलो ऑर्डिनरी मीनिंग, कंट्री ना प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्री प्लेस आई डोंट माइंड। तो राम एक पर्सन जा रहा है एक कंट्री पे, एक प्लेस पे जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ये इस लाइन की इंटरप्रिटेशन है एज पर लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या मैंने इस लाइन में कोई एडिशन किया, डिलीशन किया? क्या मैंने कोई चेंजेस किए? क्या मैंने कोई ऑल्टरेशन किए? मैंने क्या कोई साइंटिफिक मीनिंग दिया? मैंने क्या कोई टेक्निकल मीनिंग दिया? नहीं। मैंने वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग, मैंने वर्ड का पॉपुलर मीनिंग, मैंने वर्ड का नेचुरल मीनिंग, मैंने वर्ड का ग्रामेटिकल मीनिंग लिया। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जो है जैसा है वैसा ही समझना है। सही भी है, गलत क्या है? लॉ में कोई अपनी तरफ से चेंजेस करने थोड़ी बैठोगे और बोले यार यहाँ तो फीलिंग नहीं आ रही, सही नहीं लग रहा, चेंज कर देते हैं, नहीं होगा ना। इसीलिए दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब ये रूल फेल होगा तब कोई दूसरा रूल लगेगा। जब ये रूल, कितने रूल है? 8, कोई काम नहीं आएंगे जब तक ये वाला रूल जिंदा है। जहां ये रूल फेल हो गया तब किसी दूसरे रूल का नंबर आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पे ये वाला रूल क्या हो गया, फेल हो गया, वहां जाके किसी दूसरे रूल का क्या आता है, नंबर आता है। इधर देखो, इधर देखो, देखोगे तो आएगा, नहीं देखोगे तो भी आएगा। सर मैं समझा रहा हूं, मैं अटकने नहीं दूंगा इस चैप्टर में। बच्चों को चैप्टर हार्ड लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है? सारे रूल में पढ़ा दूंगा, 8 के 8, कहीं किसी रूल में कभी नहीं अटकूंगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो। अब सर एक मैं दूसरी लाइन लिख रहा हूं, टाइगर इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। नेचुरल मीनिंग लेना है, ऑर्डिनरी मीनिंग लेना है, पॉपुलर मीनिंग लेना है, कॉमन मीनिंग लेना है। टाइगर माने ऑर्डिनरी मीनिंग तो सर यही है, ऑर्डिनरी मीनिंग तो सर यही है, एनिमल। इज गोइंग जा रहा है टू ऑस्ट्रेलिया प्लेस। टाइगर एनिमल है जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। जो है जैसा है वैसा समझ लो। में कई बार आती है एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन, वेगनेस, एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी माने रॉन्ग रिजल्ट, हिंदी में बोले तो बेवकूफी। टाइगर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कैसे जा रहा है? पासपोर्ट कैसे बना? जिसने पासपोर्ट बनाया उसका क्या हुआ? अगर पासपोर्ट बना और वो गया तो फ्लाइट में जो जा रहे थे उनका क्या हुआ? एयरपोर्ट पे कैसे गया? एयरपोर्ट पे जब वो गया तब एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ?
फ्लाइट उड़ी तो लैंड हुई क्या, और लैंड हुई तो सब थे या कोई नहीं था, कई सारे सवाल उठेंगे। वेगनेस आ गई। अब यहाँ लिटरल कंस्ट्रक्शन हो गया फेल। अब यहाँ कोई दूसरा रूल नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे टाइगर के आगे श्रॉफ लगा दो, पर लिटरल कंस्ट्रक्शन तो फेल हो रहा है। जो है जैसा है वैसा तो नहीं समझ रहे, फिर आप एडिशन करोगे भाई टाइगर के आगे श्रॉफ लगा दो, फिर तो सर एक मूवी एक्टर बन जाएगा, फिर तो ये नेचुरल ऑर्डिनरी और पॉपुलर मीनिंग आ जाएगा, ब्रैकेट में हीरोपंथी टू भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आया क्या? आई थी ना मूवी, आई थी ना हीरोपंथी, ठीक है। हाँ देखिए आप लोगों ने, हाँ नाम याद सुने, चलो ठीक है, बढ़िया मूवी थी, देखो एक बार। चलो रोना नहीं आ गया तो ठीक है। चलो तो मैं देख रहा था अभी 2-4 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे, हाँ लिटरली रोना आ गया था मेरे को, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पूरी देखी। चलो संडे की बात है, अभी कब था संडे, परसों था। हाँ चलो मैं बड़ा बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो देख। हाँ चलो तो खैर, टाइगर इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, कैसे जाएगा भाई ये ऑस्ट्रेलिया? तो ऑब्वियसली या तो यहाँ पे नेचुरल मीनिंग छोड़ के कोई और मीनिंग लेना पड़ेगा। क्या लेंगे, कोई और मीनिंग पता नहीं, वो दूसरे रूल्स बताएंगे, पर लिटरल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं लग सकता। तो देखो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, माइंड से सिस्टमेटिकली रूल को फॉलो करना। सबसे पहला बेटा, हर रूल की एप्लीकेबिलिटी होती है, हर रूल की लिटरल कंस्ट्रक्शन तब अप्लाई हो, लिटरल कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेबिलिटी क्या है? पहला लाइन लिखोगे, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहली लाइन क्या लिखोगे? ये रूल क्या बोले, फिर लिखोगे दिस रूल शुड बी यूज्ड, दिस रूल शुड बी। जब लॉ की लैंग्वेज सिंपल है, लॉ की लैंग्वेज प्लेन है, लॉ की लैंग्वेज अनएम्बिग्युअस है, लॉ की लैंग्वेज ऑर्डिनरी है, तब ये रूल यूज होगा। आपसे कोई पूछे इस रूल की एप्लीकेबिलिटी क्या है, हम हर रूल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एप्लीकेबिलिटी, एसेंस, नॉन एप्लीकेबिलिटी। मैं फिर बोल रहा हूं, हम हर रूल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एप्लीकेबिलिटी, एसेंस, नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी, ये रूल कब अप्लाई होगा? जब लॉ में जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, प्लेन है, अनएम्बिग्युअस है, ऑर्डिनरी है। और याद रखना है ये फर्स्ट फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले यही वाला रूल लगाना है, सबसे पहले यही वाला रूल लगाना है। कहीं पे अगर ये रूल फेल हो गया, हार गया, तब किसी दूसरे रूल का नंबर आएगा, नहीं तो किसी दूसरे रूल का नंबर नहीं आएगा। लॉ की इंटरप्रिटेशन करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। अब ये रूल कहाँ यूज नहीं कर सकते? जहां पे मान लो लॉ की लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, कंफ्यूजन हो, ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर ना हो, सिंपल और प्लेन लैंग्वेज ना हो, जैसे ये वाला सेंटेंस था। यहाँ पे सेंटेंस एम्बिग्यूअस है, आपने नहीं बताया कि टाइगर एक पर्सन है या टाइगर एक एनिमल है। यहाँ एम्बिग्यूटी क्या है? वेदर टाइगर रेफर्स टू अ पर्सन और वेदर टाइगर रेफर्स टू एन एनिमल। एनिमल है तो ये सेंटेंस गलत है, पर्सन है तो ये सेंटेंस सही है, बट यहाँ पे क्या है? एम्बिग्यूटी है। तो जहां लॉ में एम्बिग्यूटी होगी, लॉ की लैंग्वेज सिंपल नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, ऑर्डिनरी नहीं होगी, वहां पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं लगेगा, वहां पे फिर कोई दूसरा रूल आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा दूसरा रूल पर लगेगा वो दूसरे रूल्स बताएंगे, वो हम क्यों अभी दिमाग लगाएं। तो ये रूल कब लगाना है? लॉ की लैंग्वेज सिंपल है, प्लेन है, एम्बिगुअस है, ऑर्डिनरी है, और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ये तो इस रूल की हो गई। अब इस रूल का आता है एसेंस। एसेंस मतलब मीनिंग। ये रूल कहना क्या चाहता है? ये रूल में कई सारी बातें हैं। सबसे पहला, अपनी तरफ से कोई एडिशन, डिलीशन या ऑल्ट्रेशन आप लॉ में नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये रूल ये बोलता है। दूसरी चीज ये रूल क्या बोलता है? वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग लेना है, वर्ड का प्लेन मीनिंग लेना है, वर्ड का पॉपुलर मीनिंग लेना है, ठीक है। फिर ये बोलता है किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा, लॉ में देखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज क्या है। फिर ये रूल बोलता है कि वर्ड का टेक्निकल
या साइंटिफिक मीनिंग, वर्ड का टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग आपको करना है अवॉइड। लेकिन सर इसमें एक बात याद रखना, कई बार नीड बेस्ड होता है कि वर्ड का टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग भी लेना पड़ता है। कई बार लॉ के अंदर वर्ड जो यूज हुआ वो अपने आप में एक टेक्निकल या साइंटिफिक वर्ड होता है, तो उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया, वैसे तो टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग नहीं लेना, लेकिन लॉ में जो वर्ड यूज हुआ है अगर वो वर्ड देख के लग रहा है कि वर्ड अपने आप में टेक्निकल वर्ड है या वर्ड अपने आप में एक साइंटिफिक वर्ड है, तो फिर उस वर्ड का टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग भी लिया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज हमने जीएसटी पढ़ा, जीएसटी के अंदर हम लोग एग्जेम्पशंस पढ़ रहे थे, वहां पे एक वर्ड आया इंक्यूबेटर एंड इनक्यूबेटर। अब ये कोई ऑर्डिनरी पॉपुलर वर्ड ही नहीं है, आप अपनी आम बोलचाल भाषा में यूज करते हो क्या इंक्यूबेटर इनक्यूबेटिंग, तो इनका ऑर्डिनरी मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग, सॉरी ऑर्डिनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग कहां से लाओगे, नहीं ला सकते। तो यहाँ पे अब इस वर्ड का आपको टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग भी लेना पड़ेगा। तो बोले वैसे तो वर्ड का नेचुरल मीनिंग लेना है, पॉपुलर मीनिंग लेना है, ऑर्डिनरी मीनिंग लेना है, प्लेन मीनिंग लेना है, लेकिन उन्होंने बोला कि कई बार अगर लॉ में जो लैंग्वेज यूज हुई है वही अगर टेक्निकल या साइंटिफिक है तो फिर वहां पे वर्ड का टेक्निकल या साइंटिफिक मीनिंग भी लिया जा सकता है। बोलो आया। और लास्ट में बेटा इस वर्ड की आती है, इस रूल की आती है नॉन एप्लीकेबल। इस रूल को कहां नहीं लगाना सर, अगर आपको लग रहा है इस रूल को लगाने से एम्बिग्यूटी आ रही है, मतलब कंफ्यूजन आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस रूल को लगाने से क्या आ रही है, एम्बिग्यूटी आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है, आपको लग रहा है कि अगर हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, तो बोले इस वाले रूल को अप्लाई करने से एब्सर्डिटी आएगी, एब्सर्डिटी यानी रॉन्ग रिजल्ट। मैं एब्सर्डिटी का बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। सर मैंने आज ये रूल पढ़ाया, मैंने ये बोला कि ये रूल क्या बोलता है, जो है जैसा है वैसा समझ लो, ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है, ना कुछ घटाना है, ना कुछ और करना है, यही बात है। अब क्या हुआ, क्लास में अनुज ने रूल बहुत सीरियसली ले लिया। अनुज बोला जो है जैसा है वैसा समझना है, कुछ और नहीं करना है। अब मेरे को एक दिन अनुज पे गुस्सा आ रहा था, अनुज ये रूल दिल से लगा के बैठा है। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने अनुज को बोल दिया तू तो उल्लू है, तू तो उल्लू है। अनुज बोलता है जो है जैसा है वैसा समझ। रात को जाके पेड़ पे बैठ गया, पेड़ से उतरा ही नहीं, घर वाले परेशान हो रहे क्या हुआ, मम्मी ने पूछा भाई क्या हो गया, बोले मैं उल्लू हूँ, जो है जैसा है वैसा समझ। नहीं कर सकते ना सर। अब मैंने उसको बोला तू तो उल्लू है, उल्लू माने आउल, आउल माने एनिमल, बट मेरा कहने का मतलब लिटरल सेंस में थोड़ी होगा कि तू आउल है, मेरा कहने का मतलब ये होगा कि तू आउल जितना बेवकूफ है, ठीक है, उल्लू बेवकूफ के लिए बोलते हैं नॉर्मली, तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि ये क्या है, बेवकूफ है, यही मतलब होगा मेरा कहने का, या नहीं होगा, मेरा मतलब यही होगा कहने का। तो यहाँ लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, यहाँ एक्चुअल में रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हुआ कि इंटेंशन क्या होता है वो देखो। तो मेरा इंटेंशन इसको उल्लू बोलने का नहीं था, मेरा इंटेंशन इसको बेवकूफ बोलने का था। यहाँ पे अगर मैंने लिटरल कंस्ट्रक्शन कर लिया तो क्या आ जाएगी, एब्सर्डिटी, रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगी। तो बेटा हर जगह लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो उतर जा पेट से बेटा। चलो तो बेटा समझना, आज कई बार लिटरल कंस्ट्रक्शन करने से क्या आती है, एब्सर्डिटी आती है, लिटरल कंस्ट्रक्शन करने से एम्बिग्यूटी आती है। तो लॉ बोला अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन करने से एब्सर्डिटी आ रही है, लिटरल कंस्ट्रक्शन करने से एम्बिग्यूटी आ रही है, तो आपको लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। बोलो आया। ये इस रूल का जिस्ट है, बताइए आया नहीं आया, समझ आ गया। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, अपार्ट फ्रॉम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिसमें मेरे को 1 या 2 क्लास लगेगी, which is going to be very boring. Otherwise, this chapter is very nice, very interesting and very easy. बोलिए आया नहीं आया, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, कोई डाउट या क्वेरी? आगे स्टार्ट होगा नहीं आज कोई नया रूल।